नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हीना कथूरिया, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट एट इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। पहले तो मैं मैम का थैंक यू करता हूँ कि मैम ने अपना कीमती समय जो है हमें दिया। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है एपिलेप्सी, जिसे हम सरल भाषा में मिर्गी के दौरे भी आना कह सकते हैं। आज हम जानेंगे एपिलेप्सी क्या है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, किन कारणों से होता है और हमें इसकी प्रिवेंशन में क्या करना है। तो इस विषय में हम एक एक करके मैम से पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जो आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। एपिलेप्सी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में दौरे की बीमारी या फिट्स की बीमारी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अचानक से एकदम से मरीज को झटके लगने लगते हैं, बेहोशी आ जाती है। वो झटके पूरे शरीर के झटके भी हो सकते हैं, एक साइड के झटके भी हो सकते हैं, या एक बाजू या एक टांग के झटके भी हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सडनली एकदम से कन्फ्यूजन का आना, एकदम से बेहोशी होना, या एकदम से नज़र टिका के कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए देखना, कंफ्यूज हो जाना, वो सब एक अलग अलग दौरे के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, और किन किन कारणों के साथ होता है ये? इसके बेसिकली क्या है कि मोस्टली 2/3 पेशेंट्स में हमें कोई कारण मोस्टली नहीं मिलता। एमआरआई नॉर्मल आता है, ईईजी नॉर्मल आता है और कोई कारण नहीं होता। मोस्टली कई बार जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, कई बार कुछ और रीजंस होते हैं। बच्चों में जो कॉमनली है कि फिब्राइल सीजर्स होते हैं। फिब्राइल सीजर्स मतलब एक फीवर के साथ हाई ग्रेड फीवर हुआ, 101 102 तक फीवर गया, बच्चे को दौरा हो गया। बच्चों में मोस्टली ये दौरे कॉमन होते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, हम कई बार सुनते हैं ना कि लेट रोया था बच्चा। उससे बेसिकली आगे आने वाले टाइम में क्या नुकसान होता है, लेट रोने से हमारे ब्रेन को उस टाइम के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उस टाइम पे जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है कि ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। तो वो एक दौरे का फोकस बन जाता है, जहाँ से आने वाले टाइम में, बचपन में, बढ़ती उम्र में दौरे होने लगते हैं। अडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो जैसे किसी को अधरंग हो गया, दिमाग में डैमेज है, या किसी को कोई कीड़ा है जिसको हम आजकल न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, बहुत कॉमन रीज़न है। ब्रेन की टीबी हो गया, इन्फेक्शंस हो गई, कोई ट्यूमर है, कोई रसोली पड़ी है ब्रेन में। और मोस्टली कई बार सब स्कैन नॉर्मल आते हैं, कोई जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, कुछ और रीजंस होते हैं जिनकी वजह से दौरे होते हैं। और एक चीज़ हम जानना चाहिए, अगर किसी को घर पे दौरा आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, घर पे दौरा आता है, दौरा का सबसे पहले तो यही है कि कहीं भी हो सकता है। रोड पे होता है, हो सकता है, ड्राइविंग करते हो सकता है, सोते हुए हो सकता है, घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि थोड़ा आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। अगर बाई चांस वैसे बच्चे को सीजर हो रहे हैं, तो स्कूल के स्टाफ को, सब मोस्टली उसके फ्रेंड्स को, टीचर्स को पता होना चाहिए कि उसको दौरा हो रहा है। जैसे किसी फैमिली मेम्बर में कोई पेशेंट है, उनके फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि हाँ भी, अगर हमारे मेम्बर को दौरा होता है तो हमने क्या करना है। तो उस केस में क्या है कि दौरा होता है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करना है। देखो, तभी आप पेशेंट की हेल्प कर पाओगे, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। उस केस में क्या है कि आपने बहुत ही हबड़ा दबड़ी में पेशेंट को ऐसे नहीं करना कि आप दबाने लग गए कि दौरा रुक गया, वो चीज़ नहीं करनी है। आपने पेशेंट के जो साइड्स पे कोई डेंजरस चीज़ आपको दिखती है, कोई फर्नीचर पड़ा है, क्योंकि पेशेंट की मूवमेंट्स होंगी वो इनवॉलंटरी होंगी, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है। तो आपने पेशेंट के साइड से जो भी डेंजरस चीज़ें हैं, कोई तिखी चीज़ पड़ी है, कोई फर्नीचर पड़ा है, कोई भी ऐसा सामान पड़ा है जो मूवमेंट्स के पेशेंट को नुकसान हो सकता है, उसको हमने हटा देना है। और फिर हमने क्या करना है उसका, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट ने टाइट कॉलर वाली कोई शर्ट डाली हुई है, कुछ कपड़े डाले हुए हैं, तो मूवमेंट्स के साथ क्या होता है कि हमने उसको लूज़ कर देना है ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ करनी है। और हमने क्या करना है कि मुंह में कुछ नहीं डालना। कई लोग कोशिश करते हैं कि मुंह में पानी डालने लग जाते हैं, दवाई डालने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सॉरी, कि कई जगह पर हम सुनते हैं कि लोग जुराब सुंघाने लग हाँ, पड़ते वो भी हैं। मैं ये उसी की बात करने लगी थी। जो कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि गंदी स्मेल से, या जैसे कई लोग प्याज सुंघाते हैं, कई लोग जूते सुंघाने लग जाते हैं पेशेंट को। उनको लगता है कि ये चीज़ करने से दौरा ठीक हो जाएगा, कि ये कोई ऊपर तांत्रिक शक्ति है जिस वजह से दौरा हो रहा है, तो ये चीज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दौरा जा तो खुद रुकेगा, या अगर लंबा चल रहा है तो इलाज के बाद रुकेगा। इन जुराबों सुंघाने से, कुछ सुंघाने से, शू सुंघाने से कभी दौरा नहीं रुकता है। और हमने ध्यान देना है कि जो अगर पेशेंट बाई चांस खड़ा हुआ है, दौरा हो गया, तो उसको लिटा देना है। लेटा होगा तो उसको करवट दिलवा देना है, ताकि बेसिकली उसका जीभ का सांस का रास्ता रोक के उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। पानी डालेंगे तो पानी डालने का भी नुकसान हो सकता है, वो सांस की नली में जाके सांस रोक सकता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें डॉक्टर साहब
पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कब कराना चाहिए? हाँ देखो, दौरा हो गया एक बारी, इमरजेंसी में हमें कब लेके जाना है बेसिकली, अगर जैसे दौरा लंबा चल गया, 2-5 मिनट से ज़्यादा लंबा दौरा हो गया कि उसको रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को लग रहा है कि दौरा रुक नहीं रहा, लंबा चले जा रहा है, हाथ पैर हिले जा रहे हैं, या फिर लंबे टाइम में बेहोशी आ गई, बेहोशी ठीक नहीं हो रही, या कई बार क्या होता है कि एक दौरा हुआ उसके बाद फिर दूसरा तीसरा इकट्ठे ही दौरे पड़ने लग गए, एक दौरे और दूसरे दौरे के बीच में मरीज को कोई होश नहीं आया, या फिर अगर दौरे के साथ बुखार है तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि दौरे के साथ बुखार में हमें कई और कारण भी देखने पड़ते हैं, कई बार बंदे को टीबी का होता है, कई बार कोई इन्फेक्शन चल रही होती है, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट है बेसिकली उनमें क्या होता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है दवाइयों की, कि दौरा, क्योंकि बच्चे को नुकसान होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम सीजर होता है, तो इन केसेस में हमें इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना है, इमरजेंसी में लेके जाना है। तो जैसे हमारे पास जो है इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जैसे हम हैं, तो हमारे पास अगर सारा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास? हाँ जी डेफिनेटली, हमारे जो इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मोहाली में ही अपने 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में मोस्टली सारे टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, सारी मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल हैं। तो जैसे हमें एक दौरे के मरीज के लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा, तो मेनली MRI चाहिए, EEG चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल है, जिसके जो हम करके पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, फर्दर कॉज इवैल्यूएट करके हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को। और एक चीज़ है कि ये कुछ लोगों का रहता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाएगा, कम्युनिकेबल तो नहीं है? नहीं, ये डेफिनेटली कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्फेक्शन है कि बंदा उसको पेशेंट को टच करेगा या उसके साथ रहेगा, उसके जूठे बर्तन में, उसके यूज़ किए हुए बर्तन में खाना खाएगा, ऐसा नहीं है। ये कंटेजियस डिसीज़ नहीं है, मतलब ये अपनी बेसिकली सोशल स्टिग्मा बन चुका है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ फैलती नहीं है, ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है, तो हम उनके साथ, पेशेंट्स के साथ ईजिली नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं ये लोग। बेसिकली 2 दौरों के बीच में भी मोस्टली पेशेंट्स नॉर्मल ही होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर हिना, आपने जो हमें इतना जो है अपना प्रीशियस टाइम जो है निकाला, थैंक यू।